हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग जीके का कुछ एमसीक्यू देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन है ये जिसको आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उठा कर देख लीजिए तो ये जीके का प्रश्न उसमें कहीं न कहीं एक या दो ज़रूर से मिलता है। तो मैं अगर आपको इस संदर्भ में बताऊं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं इसे निश्चित रूप से पूछता है। तो आज हम लोग लगभग 38 है ये जीके का प्रश्न और ये 38 ये मिसलेनियस है। ऐसे मिसलेनियस प्रश्न हैं जो हर क्षेत्र से रहेंगे। क्या इकोनॉमी, क्या हिस्ट्री, क्या पॉलिटी, क्या जनरल नॉलेज या फिर अन्य सारे तरह के जो जितने भी प्रश्न बनते हैं सबसे ये मिला हुआ है ये मिसलेनियस। तो आइए हम लोग आज चलते हैं देखते हैं कि ये जो है कितना आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स की भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं। यानी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहा है ये प्रश्न। अब इसे आप भली भांति जानते हैं कि पुनर्जागरण का किसको जनक माना जाता है। तो आपको मैं विकल्प देता हूँ, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप भली भांति जानते हैं कि आपका आंसर ये क्या है। ये राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का ये जो है जनक कहा जाता है। यानी कि भारत में एक जो पुनर्जागरण हुआ था, फिर से जो है एक लोगों के मन में किसी भी क्षेत्र के प्रति अगर पुनः उसके प्रति एक संचेतना हो, उसके प्रति फिर से जो है लोगों में जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगे, तो समझिए वो पुनर्जागरण का एक रूप लेता है। और ऐसे में आपको राजा राम मोहन राय महोदय ने ये बहुत बड़ा अलग जगाए थे भारतीय पुनर्जागरण के लिए। तो आइए इसका जो आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश संविधान, मतलब कौन से देश के संविधान से, मतलब आप सीधे सीधे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तक। यानी कि मैं बताया था कि हर क्षेत्र से रहेगा। तो ये है आपका पॉलिटी का प्रश्न, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का है और बताना है इसमें कि कौन सा इसमें नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आप भली बात जानते हैं, और ये इसे आयरिश भी कहते हैं। तो ये है आपका आयरिश, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो जिसके अंतर्गत ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है। यानी कि 39A यह किससे संबंधित है। आप भली भांति जानते हैं कि 39 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आप चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द, यानी ऊपर और नीचे, भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो ऐसे वन कौन से होते हैं आप जानते हैं, जहाँ पे इतनी गर्मी हो, यानी जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ उष्णता ज़्यादा होगी, और जहाँ पे उष्णता ज़्यादा होगी वहाँ पे पानी का बहुत जल्दी वाष्पन होगा, और जैसे ही पानी का वाष्पन होगा वहाँ तुरंत बारिश होगी। यानी कि वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, क्योंकि हर समय बारिश होगी, हर समय गर्मी रहेगी। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। यानी राजस्थान की कौन सी वो नदी है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। तो ये रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब। आप जानते हैं कि राजस्थान, पंजाब, उस एरिया में जब जाएंगे तो आपको देखेंगे कि पंजाब में अगर जाएं तो 5 नदियां बहती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब।
झेलम सिंधु बहे पंजाब, ये एक पोयम सा बना हुआ है। तो ये है जो है राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है या निकाला गया है, तो आप भली बात जानते हैं सतलज है, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जीनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? इसमें अब आप लोग थोड़ा सोचिए, सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रोपोस्फेयर है। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? मतलब लिपियों में 4 जो विकल्प दिया हुआ है, जिसमें डी इनमें से कोई नहीं है, तमिल, ब्राह्मी, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप भली बात जानते हैं कि तमिल, ब्राह्मी, अरबी इनमें से कोई नहीं था, ये इनमें से कोई नहीं रहेगा। इसका एक हल्का सा अब आपको दे दे रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित छोटे-छोटे संकेतों के समूह को लिपिबद्ध किया गया है। सिंधु लिपि है, इसे लिपिबद्ध किया गया है। इसे सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मतलब एक साथ ही जो 14 बड़े-बड़े बैंक थे, उन बैंकों का, वो वाणिज्यिक बैंक, उनका जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, किस सन में किया गया था? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, ये 69 में किया गया था। ज़्यादा इसके विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट देखिए, मिसलेनियस पहले ही बता दिया था कि मेरे इस 38 क्वेश्चंस में मिसलेनियस रहेगा। एक तरह के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए देखिए, इसमें एक फुल फॉर्म पूछ दिया है कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी इस एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनी टाइम मनी। आप लोग तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल एनी टाइम मनी, क्योंकि रात में भी जाइए तो पैसा निकाल ही लेते हैं। नो, ये गलत है। एनी टाइम मनी, ऑटो टेक्नोलॉजी मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन? तो ये आपका आंसर सी सही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आइए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बस। अब देखिए नेक्स्ट, बॉक्साइट का एक अयस्क या खनिज है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि बॉक्साइट का इसमें कौन सा एक अयस्क है या खनिज? एल्युमिनियम है, बेरिलियम है, लेड है, टिन है? केमिस्ट्री का है लेकिन सरल है, एल्युमिनियम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए मिसलेनियस है, प्रश्न बनाता है, इजी है, लगेगा कि क्या सर बना दिए हैं, लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे आते हैं और बच्चे जो है सिर्फ इसलिए इस प्रश्नों को पे फोकस नहीं करते, कहते हैं ये तो इजी है, ये तो पूछने वाला नहीं है, लेकिन यही जो है आपको डुबा देता है। ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? यानी होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आप भली बात जानते हैं कि ये एनी बेसेंट मैडम ने की थी। और एनी बेसेंट का जो है इसमें काफ़ी इस समय से इनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। आइए नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? यानी कि यंग यंग इंडिया जो है साप्ताहिक, ये सप्ताह में एक बार निकलता था। इस पत्रिका को कौन निकालते थे, यानी इसे कौन प्रकाशित करते थे? आप भली बात जानते, बताने की आवश्यकता है, गांधी जी थे। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था, इसे जरा कृपया करके याद कर लीजिएगा आप लोग। 5 जनवरी 22 को, 5 मार्च 22 को, 5 फरवरी 22 को या फिर 23 मार्च 19 को? तो आप 5 फरवरी 22 को होता है, अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। 5 फरवरी 22 को हुआ था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? यानी कि लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का जब विभाजन को रद्द किया था, तो वो किस वर्ष रद्द किया था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद जो है काफ़ी विवाद हुए और उस विवाद को एक तरह से रोकथाम था ये बंगाल विभाजन को रद्द करना, और ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 3 क्वेश्चन इससे बन रहा है। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष रद्द हुआ, ये जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 11 में हुआ था, यानी 1911 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? यानी सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरला? केरला है, इसमें परेशान ना होइएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? दोद बेताल, अन्नामुदी, महेंद्रगिरी या मुआ शिखर? इसमें अन्नामुड़ी है, आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? कहने का मतलब यह है, उस बैंक का नाम बताइए जो कृषि को भी और ग्रामीण जो वित्तीय प्रबंधन है मतलब उसको ये देखता है या संभालता है। आईडीबीआई, आईएफसी, आरबीआई या नाबार्ड? कन्फ्यूजन न होते हुए मैं इसको बता दे रहा हूँ, नाबार्ड है। कन्फ्यूजन बहुत लोग इसमें होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आरबीआई। सीआरआर क्या है? सीआरआर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लिया जाता है, या फिर वह दर जिस पर आई वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है, या फिर सी वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला करता है, या फिर वह नकदी का अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो ये है आपका वह नकदी अनुपात जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स, जिसे कर का मतलब समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, कौन लगाता है? मतलब वाणिज्यिक जो कर होते हैं उसे कौन लगाता है, यही आपको बताना है। तो वाणिज्यिक जो टैक्स है राज्य सरकार लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र राज्य दोनों लगाते हैं, या स्थानीय संस्थाएं लगाती हैं? ये केंद्र सरकार की चीज़ है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में रुपये का जो प्रतीक बनाया गया को किसने डिजाइन किया था? जो र बनाकर उसमें 2 स्लीपिंग लाइन बनाया गया, ये जो है किसने इसे डिजाइन किया था? आप इसको जानना आपको चाहिए, किसने इसे डिजाइन किया था? राकेश कुमार, या उदित राज, या फिर डी उदयराज, या फिर राजकुमार? तो इसे जो है आप बिना हिचक उदय कुमार को टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? देखिए इसमें एक थोड़ा सा आप लोग संभलिएगा, संभल के इसके आंसर को दीजिएगा। जब भी आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो आप जो है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता या मौलिक कर्तव्य? तो इसमें जो है 2 बातें हैं, मैं इसको इस तरह से बताऊंगा, पहले इसका उत्तर दे दूंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले भाग की बात छोड़ दीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आप जान लीजिए, प्रस्तावना को बताइएगा। जब भी ये बात कहे कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप प्रस्तावना बताइएगा। लेकिन मित्रों, यदि पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस भाग को या किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, कहे हैं, तो वो जो है आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, और यही जो है वो कहते हैं ये कि ये संविधान की आत्मा है। तो जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पूछे तो आप लोग बताइएगा। अगर इस तरह से पूछे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, तो फिर मौलिक अधिकार बताइएगा। अन्यथा अगर बोले कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32, तो आप अनुच्छेद 32 बताइएगा, फिर उसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइएगा। आप लोग भली बात समझ गए होंगे, इसमें कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, वो कौन सा है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसे जो है आप लोग देख लीजिए, ये है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं अनुच्छेद
1A है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 है क्या। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का, या अप्रत्यक्ष मतदान का, या ये सभी। तो हम अगर ये कह दें कि ये सभी, तो ये जो है गलत नहीं होगा। यानी कि इसके बारे में ये जान लीजिए कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से भी होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली भी होती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी जो वोट या मतदान किया जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये है इम्पोर्टेंट, आप इसे जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। आप लोग इसको बताइए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें एकदम कंफ्यूजन मत करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि ये चारों अंगों में वो कौन सा अंग है जो उत्सर्जन करता नहीं है। गुर्दा है, कलेजा है, फेफड़ा है, या प्लीहा है। तो आप इसमें एकदम कंफ्यूजन मत होइएगा, सीधे सीधे इसे आप जो है प्लीहा बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का जो विषाणु होता है, वायरस होता है, वो किसको प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन को, या फिर रक्त में आरबीसी को, या फिर रक्त में टी कोशिका को, या फिर मस्तिष्क में ग्रे कोशिका को। तो आप जानते हैं भली भांति कि ये रक्त में टी कोशिका होती है, उसी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन नंबर 28 में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। यानी कि सही जोड़ा को बताना है। ये कह रहा है राशि दे रहा है और इसका मात्रक दे रहा है। ये फिजिक्स का प्रश्न है, इसीलिए मैं आपसे बोला हूँ कि ये मिसलेनियस है और प्योर मिसलेनियस है। ऐसा नहीं कि एक से ही उठा के 5-5, 7-7 क्वेश्चन दे दूँ। नो, ये मिसलेनियस है और ये बहुत ही सॉलिड है। तो आइए 38 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए ये रामबाण है। ये हर बार प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। चलिए तो राशि देखते हैं। प्रतिरोध, ए है प्रतिरोध, तो इसका मात्रक ओम होता है। बी विद्युत धारा, वोल्टेज होता है, इसका मात्रक। सी तापमान, इसका क्या मात्रक केल्विन होता है। या फिर कार्य, जिसका मात्रक जूल होता है। तो इसमें बोला है कि इसमें सही क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम, और विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है। बी है, यही सही है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है और उस मंत्रालय का नाम बताना है। यानी कारपोरेट मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। दूसरा बी सहकारिता मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तीसरा है जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। या फिर डी संस्कृत मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये जो है आपका क्वेश्चन 29 का ये आंसर सहकारिता मंत्रालय यानी बी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन। तो ये इसका यही सही बी सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी SAARC सार्क का ये सदस्य देश नहीं है। यानी सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। भारत नहीं है, चीन नहीं है, या फिर पाकिस्तान नहीं है, या बांग्लादेश नहीं है। तो आप जानते हैं कि सार्क का जो है सदस्य देश चीन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में व्याख्या करते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जानी चाहिए। सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं। इसमें 7 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 31 का देखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई भी बच्चा भली भांति जानता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है और ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? भैया बताइएगा, ऑक्टेन संख्या द्वारा, या फिर सीटेन संख्या द्वारा, या फिर अपस्फोटन द्वारा, या फिर स्नेहन द्वारा। तो इसे ऑक्टेन संख्या द्वारा किया जाता है। याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, इसे भूलिएगा नहीं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? या ए को, बी को, ए बी को, या फिर ओ को? यानी सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी इसका थोड़ा विकल्प वो देख लीजिए, फैक्ट्स कि एक्स्ट्रा फैक्ट है ये कि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल ऑपरेटर कहा जाता है। यानी सर्वग्राही की बात हो तो ए बी रहेगा और सर्वदाता की बात हो तो फिर ओ रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी जो गैस सिलेंडर की बात करते हैं, इसका पूरा नाम अगर कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? मैं बता दे रहा हूं, इसे यही बताइएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर लिक्विडिटी पेट्रोल गैस। तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एलपीजी को में इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैस होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई भी बच्चा इसे निश्चित रूप से बता देगा। कहीं ना कहीं वो फट से नौटंकी पे जाएगा और ये सही भी है। आइए, घुमरा का लोक नृत्य है। घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है या फिर आंध्र प्रदेश का, फिर जम्मू कश्मीर का होगा? घूमर भाई, घूमर कहाँ का है? बताइए बताइए। घुमरा तो ये है उड़ीसा का। घुमरा जो नृत्य है उड़ीसा का लोक नृत्य है। और घूमर की बात जब की जाए तो ये राजस्थान की एक परंपरागत लोक नृत्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया है? सचिन तेंदुलकर को तो किया गया है। लता मंगेशकर को बिल्कुल किया गया है। ध्यानचंद को, सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को और सत्यजीत रे को किया गया है और ध्यानचंद को नहीं किया गया है। इन्हें जो हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मुझे लगता है कि अब बाद में ही दिया जाएगा, जीते जीते तो किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। चलिए आगे चलते हैं। 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और 38 क्या कहता है? 38 को देखते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, या फिर फुटबॉल से, या फिर बास्केटबॉल से, या फिर बैडमिंटन से? तो थॉमस कप तो आप जानते हैं बैडमिंटन से है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स 38 मिसलेनियस क्वेश्चन था और ये जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभप्रद है। तो इसे जो है आप ध्यान से पढ़िएगा और आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि ये आप लोगों को मिसलेनियस ईजी प्रश्न की ये जो आपको वीडियो जा रही है ये कैसा लगा है। और ये भी बता दीजिएगा कि कौन सा वो प्रश्न है जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में अब तक नहीं पूछा गया है। अगर आप लोग ये बता देंगे, ये लिस्ट अगर मुझे दे देंगे तो मैं आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा। क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है इनमें से जो अब तक पूछा नहीं गया हो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कहूँगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि मुझे जो है प्रोत्साहन मिले और आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला देता रहूं। धन्यवाद।